आज नरेंद्र मोदी ने विरोधियों का पर्चा पढ़कर एक झटके में यूं फाड़ दिया और विरोधियों के उसी पन्ने को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। आज नरेंद्र मोदी ने विरोधियों के शब्दों को पकड़ा और फिर उन्हीं शब्दों से अपना एक ऐसा शब्दबाण बना डाला जिसका तीर एकदम निशाने पर जाकर लगा। अगर पिछले 10 दिनों को आप देखें तो YouTube पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर एक नई कहानी, एक नया नैरेटिव घूम रहा है, एक नया डायलॉग घुमाया जा रहा है। संविधान खतरे में है, संविधान को बचाओ। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाओ। डिक्टेटरशिप आने वाली है, मोदी 80% डिक्टेटर बन चुके हैं, मोदी से बचाओ। इंडिया अलायंस वाले जगह जगह इन्हीं शब्दों को फिट कर रहे हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने बताया लोकतंत्र कब खतरे में था। आज मोदी ने बताया कि संविधान को आखिर किसने खतरे में डाला। मोदी के विरोधी जो ये नया षड्यंत्र रच रहे हैं, जो ये नई साजिश वाले टेक्स्ट हर रोज मोबाइल फोन पर डिलीवर करवा रहे हैं, हर घंटे एक नया झूठ फैला रहे हैं, आज उन तमाम झूठे नैरेटिव को सबूतों के साथ एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। मोदी विरोधियों के झूठ की सच्चाई ये रिपोर्ट आपको दिखाएगी। अगर नरेंद्र मोदी को 400 सीटें आ गई तो क्या हो जाएगा? क्या तिहाड़ जेल गैस चैम्बर बन जाएगा? क्या तिहाड़ में हिटलर आ जाएगा? क्या हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी? क्या लोकशाही में तानाशाही का परचम लहराएगा? दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है, हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है, हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है। अगर नरेंद्र मोदी 24 में जीत की हैट्रिक बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मोदी 400 से भी ज्यादा सीटें ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे? क्या लोकतंत्र पर ताला लग जाएगा? क्या लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा? क्या विपक्ष चुनाव नहीं लड़ पाएगा? क्या डेमोक्रेसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। 24 के लिए मोदी विरोधी अब नया नया आइटम लेकर आए हैं। राहुल की पार्टी ने क्वेश्चन मार्क के साथ लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के ये 4 पॉइंट्स पढ़िए। नंबर 1, लोकतंत्र मिट गया तो एक राजा का राज होगा, बाकी सब गुलाम हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिए, करोड़ों में सिर्फ एक शख्स ही खास होगा, बाकी सारे आम हो जाएंगे। और आखिरी लाइन पढ़िए, हमें ही कुछ करना होगा, लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा। यह इकोसिस्टम 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं लड़ रहा। यह इकोसिस्टम तो नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है। इसीलिए कभी डिक्टेटर तो कभी मोदी के लिए झूठ का जनरेटर वाली स्क्रिप्ट लिख रहा है। इधर मोदी चुनावी मैदान में हैं, उधर मोदी के खिलाफ नए नए प्रोफेसर्स की टोली हेट फैक्ट्री की नई नई दुकान खोलकर बैठ गए हैं। हर प्रोफेसर अलग अलग ज्ञान दे रहा है, पब्लिक को यह कहकर भड़का रहा है, उकसा रहा है कि मोदी 80% डिक्टेटर बन चुके हैं, डरपोक दिख रहे हैं। हर 2 दिन में एक नया वीडियो बनता है, एक नया इंटरव्यू होता है और देख लीजिए कैप्शन क्या दिया जाता है। लिखा जाता है, मोदी इज 80% अ डिक्टेटर एंड अ डरपोक। आई कॉल ऑन इंडियन वोटर्स टू थ्रो हिम आउट। उधर वीडियो बनता है और इधर मोदी पर डिक्टेटर शब्द चिपकाने वाले वीडियो का प्रमोशन इंडी अलायंस वाले शुरू कर देते हैं। एक साथ सैकड़ों प्रोफेसर्स एक्टिव होते हैं। हर प्रोफेसर
अपनी अपनी टाइमलाइन पर सेम टू सेम वही 80% डिक्टेटर वाला टेक्स्ट फिट करता है, यूट्यूब का लिंक शेयर करता है और तानाशाही वाला टेप ऑन करके बैठ जाता है। सबूत आपके सामने हैं। ये सिर्फ 4 स्क्रीनशॉट्स नहीं हैं, ऐसे सैकड़ों पोस्ट वायरल हैं। और इन सारे प्रोफेसर्स को ट्यूशन देने वाले मोदी के सियासी दुश्मन हैं, जो मोदी को अहंकारी बताते हैं। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने के लिए क्या क्या लिखते हैं, यह हम बोल भी नहीं सकते। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। इंडी अलायंस, खासकर कांग्रेस का इकोसिस्टम सिर्फ 24 में मोदी को हटाना नहीं चाहता। वो क्या करना चाहता है, यह इस हेडलाइन में पढ़ लीजिए। मोदी मरेगा। जानते हैं यह कहने वाला शख्स कौन है? यह बीजापुर में कांग्रेस का एक प्रत्याशी है और इसका नाम है कवासी लखमा, जिसका यह वीडियो अब वायरल है। कांग्रेस के नेताओं की मोदी मरेगा वाली सोच को हो न हो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का ही वरदान है, क्योंकि कांग्रेस भी तो ऐसे ही शब्द लिखती है। सबूत आपके सामने हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट का थंबनेल पढ़िए। ये मोदी को दौड़ा दौड़ा कर मारने की धमकी देते हैं। और जब राहुल लिखना शुरू करते हैं तो वो भी विचारधारा की लड़ाई वाले शब्दों के पीछे छिपकर मोदी को ऐसी ही धमकी देते हैं। और धमकी वाली ऐसी ही बोली अब मोदी का हर विरोधी बोलने लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। लेकिन आपके हैंडल्स ने क्या लिखा? यह लिखा कि मोदी तो तानाशाह निकला। और तो और आम आदमी पार्टी ने कोर्ट को भी अपने एजेंडे में लपेट लिया। उसे तानाशाह मोदी का अंधा कानून तक डिक्लेयर कर दिया। यानी जब अदालत पक्ष में फैसला दे, संजय सिंह को बेल पर रिहा करे, तो आप बोले सब ठीक, लेकिन केजरीवाल को राहत न मिले तो वही आप बोले सब मिले हुए हैं जी। मोदी तो डिक्टेटर हैं जी, मोदी तो हिटलर हैं जी, मोदी तो तिहाड़ को गैस चैम्बर बनाने पर तुले हैं जी, मोदी तो लोकतंत्र के लिए खतरा है जी। तरह तरह का नैरेटिव दिया जाने लगा है। देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है, हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप यातना घर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं? सवाल भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। आज केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा। स्टालिन को जेल में डालेंगे, विजयन को डालेंगे, सिद्धारमैया को डालेंगे, रेवंत रेड्डी को डालेंगे, ममता बनर्जी को डालेंगे, पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को खत्म करेंगे, अखिलेश यादव को जेल में डालेंगे, तेजस्वी को जेल में डालेंगे। तुम्हारी चप्पल उठाने के लिए बने हम लोग? देश में दादागिरी करोगे? नैतिकता सिखा रहे हो हमें? अब इसमें एक और नया स्लोगन जुड़ने जा रहा है। आम आदमी पार्टी वाले चुनाव शुरू होने से 5 दिन पहले 14 अप्रैल को संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ दिवस मनाएंगे। मगर इसमें कुछ भी नया नहीं है। सबूत देखिए, 2019 में भी सेम टू सेम यही स्क्रिप्ट लिखी गई थी। तारीख थी 13 फरवरी 2019, वक्त था दोपहर के 12 बजे और तब भी आम आदमी पार्टी का नारा यही था, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इससे यह साफ हो जाता है कि 24 के लिए मोदी के खिलाफ जो तानाशाह वाली स्क्रिप्ट लिखी गई है वो बहुत घिसी पिटी है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। वैसे 14 अप्रैल के लिए आम आदमी पार्टी मोदी के खिलाफ संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ वाला जो नारा लेकर आई है, उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के भीतर करप्शन के मुद्दे पर बगावत शुरू हो गई है। और इस बगावत की शुरुआत की है केजरीवाल सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने।
जिन्होंने ये कहकर आम आदमी पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, आज वही पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। कल से पहले ऐसा लग रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गड़बड़ है। राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। सोचिए, करप्शन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के रवैये से नाराज केजरीवाल के एक मंत्री इधर इस्तीफा देते हैं और उधर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ दिन की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच जाते हैं। कैमरे के सामने वही मोदी तानाशाह, मोदी डिक्टेटर वाला टेप ऑन करके बैठ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए, वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, तुम्हारा एक ही चरित्र है, पार्टियों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ, लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो। वैसे मोदी को तानाशाह बताकर 24 में वोट पाने वाला एक विजन डॉक्यूमेंट अखिलेश यादव ने भी जारी किया। 20 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट के शब्दों पर गौर कीजिए। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। तमाम ओपिनियन पोल से क्लियर है कि यूपी की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी डबल डिजिट में भी पहुंचती नहीं दिख रही, लेकिन उनकी भी स्क्रिप्ट मोदी को डिक्टेटर बताने वाली ही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाला जाए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आजादी बचेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा। विपक्ष का 24 वाला फॉर्मूला ही यही है, किसी भी तरह मोदी के नाम के आगे तानाशाह चिपका दो, पब्लिक में फैला दो। कांग्रेस भी यही कह रही है, दीदी की पार्टी भी यही पर्चा जगह जगह फैला रही है। मोदी के नाम के आगे मर्डरर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया वाला एजेंडा चिपका रही है। लेकिन पब्लिक को पता है, मोदी विरोधी प्रोफेसर्स की डिक्टेटर वाली शब्दावली सिर्फ 24 का एक सियासी जुमला है, जिससे न मोदी को फर्क पड़ रहा है और न देश के वोटर्स को। फिर एक बार 4 जून जब मोदी को गालियां बढ़ जाए तो रुझान समझ जाइए। फिर एक बार जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को गाली देने लगे तो समझ जाइए। फिर एक बार जब ईवीएम पर सवाल उठने लगे तो रुझान समझ जाइए। फिर एक बार साथियों, आजकल ये इंडी गठबंधन वाले और उनके लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी
तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। मैं जब से राजनीति में आया हूं, ये कोई ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें उन्होंने ये घिसी पीटी कथा न सुनाई हो। अटल जी की सरकार बनी तब भी ऐसे ही गीत गा रहे थे। इसका मतलब इनकी बैंकरप्सी इतनी है कि इनके पास कोई नया आइडिया भी नहीं है। इमरजेंसी के दौरान क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अगर इन लोगों के परिवार का सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वही नजर आ रहे थे, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। विरोधी जोर जोर से हाथ पांव मारकर किसी तरह मोदी को 80% डिक्टेटर साबित करने पर तुले हैं, लेकिन मोदी तो 400 की ओर बढ़ चले हैं। 50% प्लस स्ट्राइक रेट का गेम सेट कर चुके हैं और उसका सबूत इन तस्वीरों में है। देख लीजिए, अपने प्रधानमंत्री को देखने आई इन महिलाओं की आंखों में आंसू हैं। ये वीडियो देखिए, एक बुजुर्ग महिला मोदी के फोटो फ्रेम की पूजा अर्चना कर रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत इनके सर पर एक छत दी है और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, जिसके दम पर मोदी देश के कोने कोने में जाकर 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं और पब्लिक सपोर्ट कर रही है। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि वेलूर की धरती, तमिलनाडु की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। पूरा तमिलनाडु कह रहा है, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर। विरोधी जान चुके हैं कि मोदी 400 के पार जाते दिख रहे हैं, इसीलिए वो अभी से 180 वाले स्क्रिप्ट लेकर बैठ चुके हैं। मोदी को चुनाव से पहले ही 400 पार जाने से रोकने वाला पर्चा घुमाते दिख रहे हैं, जबकि मोदी तो 24 में 400 पार जाने के लिए ईस्ट और साउथ को मिला के 7 राज्यों की 192 सीटों का पूरा हिसाब किताब करके बैठे हुए हैं। बंगाल की 42, ओडिशा की 21, आंध्र की 25, तेलंगाना की 17, तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 28 और केरल की 20 सीटें यानी 192 सीटों पर मोदी का खास फोकस है। 2019 में इन 192 सीटों में से मोदी ने सिर्फ 55 सीटें जीती थी, यानी तब बीजेपी का इन सभी सीटों पर सिर्फ 28% का स्ट्राइक रेट था। लेकिन 24 के लिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप हर चुनावी सभा में, हर रोड शो में इन 192 सीटों पर स्ट्राइक रेट बढ़ाने वाले प्लान पर काम कर रही है। मसलन अमित शाह बंगाल पहुंचते हैं तो 370 के लिए 30 से ज्यादा सीटों की डिमांड करते हैं। 2014 में हम आए थे, बंगाल की जनता ने सिर्फ 2 सीटें दी थी। फिर 19 में आए, आपने 18 सीटें दी। 19 में आपने 18 दी तो मोदी जी 300 से ज्यादा सीट से प्रधानमंत्री बने। अब 2024 में 18 से बढ़ाकर 30 करनी है। और मोदी के पास हैट्रिक का अपना रूट मैप है। इसमें साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया पर भी फुल फोकस है। बुधवार को 2 रैलियां तमिलनाडु में और शाम होते होते महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में अगर कांग्रेस साफ हो गई तो हो सकता है कि वो वहां भी नंबर 3 की पार्टी बन जाए। पंजाब में पहले ही कांग्रेस काफी पीछे खिसक चुकी है। रही बात केरल की, तो इस बार वहां भी उलटफेर के संकेत हैं। खुद राहुल की वायनाड वाली सीट खतरे में है।
यानी सही मायनों में कहें तो 24 में लोकतंत्र खतरे में है। मोदी विरोधी इंडी अलायंस खतरे में है। वो मोदी पर डिक्टेटर वाला टैक्स चिपकाना चाहते हैं, मगर मोदी तो इंडी गुट को ही सनातन के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित कर चुके हैं और मैसेज पब्लिक में डिलीवर हो चुका है। डीएमके और इंडी अलायंस के लोग तुष्टीकरण के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। यहीं कोयम्बटूर में हमारे पवित्र संगमेश्वरा मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था, लेकिन डीएमके सरकार कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के जगह उन्हें बढ़ावा दे रही है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होता है, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। मैं तमिलनाडु में भगवान राम से जुड़े स्थानों पर आता हूं, इन्हें उससे भी तकलीफ होती है। ये लोग तो सनातन धर्म को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। वैसे मोदी पर तानाशाह टैक्स चिपकाने की कोशिश करने वालों को भी अब मोदी ने एक्सपोज कर दिया है और यह खुलासा एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में मोदी ने ही किया है। मोदी ने बताया कि कैसे उनके विरोधियों ने पब्लिक का सपोर्ट खो दिया है, इसलिए वो लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लोग मोदी को डिक्टेटर कहते हैं, मुस्लिम विरोधी कहते हैं, मोदी ने उन्हें भी जवाब दिया है और इस इंटरव्यू में कहा है कि जो लोग अपने बबल से बाहर निकलकर लोगों से नहीं मिलते, वही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की मनोहर कहानियां बनाते हैं। यानी विरोधी मोदी को पॉलिटिकली खत्म करने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन मोदी ने एक झटके में हर प्रोपेगेंडा को पंक्चर कर दिया है और देश के वोटर्स को महाराष्ट्र से क्लियर मैसेज दे दिया है। ये इंडी गठबंधन वाले पूरी ताकत से देश के लोगों को बांटने में जुटे हैं। वो जानते हैं कि देश के लोग एकजुट हो गए तो इंडी गठबंधन वालों की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं महाराष्ट्र के लोगों से कहूंगा, देशवासियों से कहूंगा, एकजुट होकर देश के नाम पर वोट दीजिए।